Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So in this particular part, we'll take up the exchange rate policy India में क्या रही है and how it has changed. So जो major changes हुए हैं हमारी exchange rate policy में, it started with the implementation of recommendations of the high level committee, balance of payment committee that was chaired by Dr. C. Rangarajan to make the exchange rate market determined. तो पहले it is clear कि इंडिया में market determined exchange rate नहीं होता था. एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें बिफोर 1990s जब इंडियन इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सो वी हैड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और जिसको हम बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और वी कैन से कि वी आल्सो डिस्कस अबाउट द पार वैल्यू एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट regime, the rupee era, it started from 1993. During this वी कैन से डेकेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो इंडियन इकोनॉमी में हुए हैं, ये टाइम पीरियड बहुत ही क्रिटिकल रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए. तो इवन चाहे एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या ट्रेड पॉलिसी हो, सब में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए. तो एक्सचेंज रेट रजीम जो है, मैनेजिंग द करेंसी अबाउट द करेंसीज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी. तो यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी दे आर लाइक द डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, लाइक आरबीआई होगा. सो दे आर प्राइमरली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रजीम जो हो सकते हैं. फ्रीली फ्लोटिंग, मतलब ये कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो सकता है. फिक्स्ड और पेग्ड, मतलब ये भी एक एक्सट्रीम है और फ्री फ्लोटिंग भी एक एक्सट्रीम है. फिक्स्ड में वैल्यू कंप्लीटली फिक्स्ड की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, एंड मैनेज फ्लोटिंग जो इंडिया भी फॉलो कर रहा है, तो इट इज इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज. फ्री फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम के बीच में होता है मैनेज फ्लोटिंग, मतलब उसको मैनेज भी किया जाता है टू सम एक्सटेंट जब रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज इट इज डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो फॉलो करती है फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स, जहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करते हैं मार्केट में टू स्टेबलाइज द करेंसी फ्लक्चुएशंस. बट सिंस इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, तो वी आर हैविंग द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम. So और जो expert groups हुए, like the name of the committee is very important for prelims. So Dhani Committee 1995, again we can remember that this is related to exchange rate regime. तो उनकी recommendations रही with respect to कि कौन से participants या stakeholders होने चाहिए, trading के around क्या होनी चाहिए exchange rate में, मतलब foreign currency में, risk management कैसे कर सकते हैं, और selective market intervention जो RBI करेगा टू प्रमोट ग्रेटर मार्केट डेवलपमेंट इन एन ऑर्डरली फैशन. तो उन्होंने भी मतलब मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को सपोर्ट किया. तो उनकी और स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अगर हम समझे तो कॉर्पोरेट्स मे बी परमिटेड टू टेक अ हेज अपॉन डिक्लेयरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सपोजर, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उनको परमिशन देनी चाहिए, दे शुड बी परमिटेड, जो उनका एग्जिस्टिंग लाइक एक्सपोजर है, अगेन टू हेज एंड टू रिड्यूस द रिस्क जो ओवरऑल इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है या इम्पैक्ट हो सकता है उस रिस्क का. तो बैंक शुड बी परमिटेड टू फिक्स देयर ओन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट्स सच एज इंट्राडे एंड ओवरनाइट लिमिट्स जो होती हैं. ये बोला गया कि बैंक्स को होनी चाहिए परमिशन कि वो खुद फिक्स कर ले अपना ऑन एक्सचेंज पोजीशन जो भी उनकी है. Fixation of the aggregate gap limit, मतलब it would include rupee transactions by the management of the banks based on capital risk taking capacity. तो कुछ factors लिखे हुए हैं. Aggregate gap limit. So aggregate gap limit, यहाँ gap से यही है कि सपोज कोई रिस्क फैक्टर है या बैंक की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो एक इतना गैप या इतनी लिमिट मेंटेन करके चलें. एंड क्रॉस करेंसी अलाउंस टू द बैंक्स, सो मतलब कि बैंक्स भी फॉरेन करेंसी में लेंड एंड बोरो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 6 months. सो यहाँ पे स्पेसिफाइड सीलिंग रहेंगी, बट बैंक्स को भी मतलब बोला ये गया कि बैंक्स का भी थोड़ा रोल होना चाहिए. सो 100% अलाउंस होनी चाहिए टू द एक्सपोर्टर्स इन द फॉरेन करेंसी. ऑथराइज डीलर्स एक इम्पॉर्टेंट, हमने स्टेक होल्डर की बात करी है पहले भी, सब्जेक्ट टू द लिक्विडेशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग एडवांसेस अगेंस्ट देयर एक्सपोर्ट बिल्स. तो एक्सपोर्टर्स को 100% वी कैन से की कन्वर्टेबिलिटी की जो परमिशन है वो उनके पास होनी चाहिए, तभी वो फ्रीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट को भी इसी पॉलिसी के थ्रू और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है. एंड जो ऑथराइज डीलर्स हैं
उनको पावर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट वो डिटरमाइन करे, मेच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट FCNR डिपॉजिट्स वो करते हैं, मतलब डिपॉजिट, दीज आर डिपॉजिट्स वो द स्टिपुलेटेड मेच्योरिटी डेट होती है, यानी फॉरेन करेंसी में वो होल्ड करते हैं। तो दिस इज एज एन इन्वेस्टमेंट जो एनआरआईज करते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, FCNR। तो इसमें ऑथराइज डीलर्स के पास परमिशन होगी या अथॉरिटी होगी कि वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करेंगे इन इन्वेस्टमेंट्स पे क्या होगा और उसका मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा। तो द रोल ऑफ ऑथराइज डीलर इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ बैंक्स इज इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ एक्सपोर्टर्स इज इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ RBI इज इंपॉर्टेंट। तो मेन बेनिफिट क्या है FCNR अकाउंट्स का? एंड ओके, तो FCNR B अकाउंट और A, पहले FCNR A अकाउंट होता था, इसको हमने रिप्लेस किया विद B अकाउंट। तो इसके बीच में हमें डिस्टिंक्शन देखना पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट जो है टैक्स फ्री एंड फुल्ली रिपैट्रिएबल होता है। तो एक ये चीज फेवर है NRI के ज्यादा फेवर में कि टैक्स फ्री होते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, मतलब कि कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं है फॉर दीज अंडर दिस अकाउंट। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। देन they are not exposed to the risk of exchange rate fluctuations due to the denomination. तो currency risk, currency exchange rate risk जो है, that is not borne by these investors, by the NRIs. So this is an important step in terms of attracting more such investments in foreign currency on the part of NRIs. Then banks offer competitive interest rate on these deposits to NRIs. तो competitive interest rate रहता है, you can say highly, मतलब in terms of real interest rate हम बोल सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए भी। तो टैक्स फ्री है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क जो है दैट इज नॉट बॉर्न बाय दीज इन्वेस्टर्स, बैंक्स कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। So selective intervention in the market by the RBI, it ensures greater orderliness in the market. So इंडिया के लिए important है ये। एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट जो है वो, उसमें अगेन मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो केयरफुल मॉनिटरिंग मैनेजमेंट होना चाहिए इवन एक्सचेंज रेट का विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो फिक्स टारगेट और प्री अनाउंस टारगेट या कोई बैंड या कोई एबिलिटी टू इंटरवीन होना चाहिए। तो इसमें हम जब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तो हमेशा इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ रेट, तो एक थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट भी यहाँ जुड़ जाता है। सो फेमा एक्ट 1999, दिस रिप्लेस्ड फेरा जो 1973 में हमने इम्प्लीमेंट करी, एंड फेमा केम इनटू इम्प्लीमेंटेशन इन 2000। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि और ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट करें और कैसे इसको विद ईज हम कर सकते हैं, एंड पेमेंट्स कैसे और इजीली की जा सकती है विदाउट एनी हेसल्स। प्लस इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है दैट ऑल्सो रिमेन्स कॉम्पिटिटिव, एंड कैसे और कंड्यूसिव क्लाइमेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट अगेन और ज़्यादा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। तो वो जो सिंपल एक्चुअली डिजायरेबल और आइडियलिस्टिक सिचुएशन उसको कैसे हम एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो हेसल फ्री डिस्पोजल ऑफ द केसेस कैसे हो सकता है। तो लीगल फ्रेमवर्क एनविसेजेस की दोनों डेवलपमेंटल डायमेंशन और ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव से, स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, प्रोवाइडिंग पावर टू द गवर्नमेंट टू रीइंपोज द कंट्रोल्स अगर पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, तो पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं फेमा के व्हेन वी कंपेयर इट विद फेरा? तो फेमा में प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज प्रोवाइडेड फॉर कॉन्ट्रावेंशंस, जैसे मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है, एंड दिस इज सिविल प्रोसीजर्स के अंडर ही केसेस को डील किया जाता है फेमा एक्ट के अंडर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस we are having like dedicated adjudicating authorities, special directors, appellate tribunals for the process of law with the time frame. तो important यही है कि सिविल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं सिविल क्राइम में। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस में अगर देयर इज अ कॉन्ट्रवीनर has a suo motu opportunity to making an application to the compounding authority seeking the contravention to be compounded. So this is there. RBI regulatory jurisdiction की बात करें on the capital account transactions, जिसमें सारी current account payments except those which are notified the government, they are eligible for the appropriate foreign currency in respect to genuine transactions. So RBI के पास powers हैं, उसकी बात की गई है। and तो RBI के पास पावर भी है अगेन एज द कंपाउंडिंग अथॉरिटी जितने भी कॉन्ट्रवेंशन हैं अंडर फेमा। बट जब बात आती है हवाला ट्रांजैक्शंस की, मनी लॉन्ड्रिंग की, देन द पावर लाई इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट,
सो वो उस टाइम में कंपाउंडिंग अथॉरिटी आ जाएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाला ट्रांजैक्शन और ज्यादा वी कैन से सीरियस क्राइम्स हैं, तो इसलिए पावर गेट्स इनटू द हैंड्स ऑफ ईडी। सो सिमिलैरिटीज क्या है फेरा और फेवा में? सो इस केस में फेरा फेमा दर इनैक्टेड टू मैनेज रेगुलेटरी फॉरेन करेंसी मार्केट के लिए, दोनों इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई एंड टू पीनलाइज इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो एंटिटीज। सो दोनों के लिए इंडिविजुअल्स को भी पीनलाइज किया जा सकता है। एंड इसके अलावा दे एम टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज अंडर दीज एक्ट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। देन देयर इज वन मोर लाइक टेबल फॉर द कंपैरिजन। तो फेरा 1973, फेमा इन 1999। ऑब्जेक्टिव फेरा का ही था टू रेगुलेट, कंट्रोल, कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज। फेमा में टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, और थोड़ा हम बोल सकते हैं फेरा से थोड़ा हायर लेवल पे, हायर स्केल पे फेमा बात करता है। ऑर्डरली मैनेजमेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, पेमेंट्स फैसिलिटेट करना। तो ये कीवर्ड्स हम यहाँ से ले सकते हैं। अप्रोच फेरा की जो थी प्रिवेंटिव अप्रोच थी, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट करी अंडर फेरा। बट फेमा बोल सकते थोड़ा सा लिबरल था, इट हैड अ लिबरल अप्रोच। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस टू एनहांस द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि और जो फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो कैसे इजिली और हम उसको कर पाए। सो फेरा के अंडर जो भी क्राइम्स होते थे वो सब क्रिमिनल ऑफेंसेस होते थे। फेमा में वी सॉ की दे वर कन्वर्टेड टू दी सिविल ऑफेंसेस, तो उसको थोड़ा और हम बोले कि लेस स्ट्रिक्ट हमने कर दिया। एंड फेरा में जो रेजिडेंशियल स्टेटस था, वो पर्सन वाज डिटरमिन्ड बाय हिज और स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। सो रेजिडेंट वो तभी होगा जब अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 6 months। फेरा में दिस वाज रिड्यूस टू 182 days रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। और वॉयलेशन में फेरा में इम्प्रिजनमेंट भी की जा सकती थी, फेमा में हमने देखा कि ओनली मॉनेटरी पेनल्टी के फॉर्म में आपको पनिश किया जा सकता है टू इवेड द लॉ। प्रोविजन फॉर imprisonment for any violation of its provision unless it is deliberate attempt to evade the law। तो इसमें imprisonment का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जब तक until unless कि आपने deliberately उसको violate किया। So next video we will cover the competition clearing corporation of India। So that's all in this particular part। ये भी एक important topic है, FERA and FEMA, their differences and similarities। So Ashik, important, any doubt? No, Mansi. ठीक है। Okay, so thank you so much for joining us on Ansarkari, and do subscribe to our channel.